प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने निबंध का आधार अंग रखते हुए निबंध के तत्वों का अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम निबंध का आधार व्यक्तित्व को मानते हुए उस व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के कितने तत्व हो सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के जो तत्व होते हैं उसे हम अनुभूति के आधार पर निबंध के तत्व भी कह सकते हैं। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर जो अनुभूति करता है उस अनुभूति को हम इस व्यक्तित्व का आधार मानते हैं। तो इस अनुभूति के आधार पर भी इन तत्वों का निर्धारण हो सकता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है वो किन किन बातों पर निर्भर है या किन किन बातों से मिलकर के बना होता है। तो उसके व्यक्तित्व में हमें तीन बातें दृष्टिगोचर होती है। वो कौन सी तीन बातें हैं या वो कौन कौन से तीन तत्व हैं? हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है। भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। भाव, बुद्धि और सौंदर्य, ये तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है। और चूंकि निबंध किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही प्रकाशन होता है या निबंधकार जो है उस निबंध के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का ही प्रकाशन करता है या अपने विचारों को ही पाठकों के सम्मुख लाने की कोशिश करता है, तो उस निबंध के भी हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के आधार पे, अनुभूति के आधार पे जो कि निबंधकार महसूस करता है, तीन प्रमुख तत्व होते हैं। वही जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के तीन प्रमुख तत्व होते हैं, वही निबंध के भी तीन तत्व पाए जाते हैं। भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। कितने तत्व हुए? तीन। किसी भी निबंध के व्यक्तित्व के आधार पे, अनुभूति के आधार पे तीन तत्व हुए। भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। सबसे पहले हम भाव तत्व पे आते हैं कि ये भाव तत्व क्या होता है। निश्चित रूप से भाव तत्व में भावों की प्रमुखता रहती है और भाव हर व्यक्ति के, जीवित मनुष्य के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। बिना भावनाओं के हमारा ये मानना है कि व्यक्ति हो ही नहीं सकता, वो मशीन हो जाएगा, एक निर्जीव मशीन, और वो मनुष्य नहीं होता। इसलिए हर जिंदा मनुष्य में भाव होता है। अब ये आता है कि वो भाव किस में कितना तीव्र है, किस दिशा को जाने वाला है, उसकी अनुभूति किस तरह की है, कितनी तीव्र है, उसमें अंतर हो सकता है। या वो किसी घटनाक्रम से, किसी विषय वस्तु से, किसी रचना से कितना लेने की क्षमता रखता है, वो भी भाव तत्व के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए पहली बात जो निकल करके आती है वो ये है कि भावों से निबंध के लेखन की प्रेरणा मिलती है। हर व्यक्ति के मन में जो भाव होते हैं, जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं के आधार पर ही व्यक्ति अलग अलग विषयों की तरफ आकर्षित होता है और उन आकर्षित होने वाले विषयों के बारे में बताने की, पहले तो समझने की खुद के, और फिर खुद का समझा हुआ लोगों तक पहुंचाने की एक प्रेरणा उसके मन में उत्पन्न होती है। दूसरी जो बात इसमें निकल करके आती है कि भाव तत्व जो है वो किस से अभिप्रेरित होता है। निश्चित तौर पर भाव तत्व गुणों से अभिप्रेरित होता है। कोई गुण, कोई अच्छाई जब लेखक देखेगा कहीं समाज में, आसपास पड़ोस में, वातावरण में, तो उससे, उसके गुणों से वो प्रभावित होकर के अभिप्रेरित होगा।
और यही कारण है कि भाव व्यक्ति को किस तरफ ले जाते हैं या निबंध को किस तरफ ले जाते हैं वो हमको पता लग जाता है। भावों से आदर्श व्यक्ति, आदर्श सिद्धांतों और आदर्श परिस्थितियों जो होती है उसके व्यक्ति के आसपास, उससे वो भाव जो है प्रेरित होते हैं और विवेचित भी होते हैं। कहते हैं ना, भाव आसपास के वातावरण से जो है प्रेरित होंगे, तो वो किस तरह से होंगे कि कोई आदर्श व्यक्ति दिखे, कोई आदर्श सिद्धांत हमारे सामने कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है, या हमारे सामने आदर्श परिस्थितियां हो जो हर दृष्टि से अच्छी मानी जा सकती है, तो उनसे जो है आदर्श जो है वो प्रभावित होता है। जो भाव जो है या आदर्श भाव जो प्रभावित होता है। इसके साथ साथ एक बात और आती है कि निबंध लेखन हेतु, भाई हमने ये चर्चा तो पहले कर ली कि निबंध लेखन की प्रेरणा भावों से मिलती है, तो भाव तो जागृत होंगे मन में, तभी तो प्रेरणा मिलेगी। तो निबंधकार जो है या रचनाकार जो है या साहित्यकार जो है, वो निबंध लेखन हेतु अपने भावों को उद्बुद्ध करने की प्रेरणा अनेक उपाय करते हुए करता है, या अनेक उपायों से प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। तब निबंधकार ये चाहता है कि मैं अपने भावों को इस तरह से हमेशा उत्प्रेरित रखूं, इस तरह से तीव्र रखूं कि मैं आसपास कहीं कुछ भी देखता हूं तो उनसे कुछ न कुछ अपने भीतर ले लूं और समाज को फिर कुछ दूं। इसीलिए चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मानव हो या मानव समाज हो, और या फिर आसपास का वातावरण हो, ये तीनों ही बातें जो है वो उसके भावों को उद्बुद्ध करती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लेखक निबंधकार को जो है प्रकृति प्रभावित करती है, मानव उसके आसपास जो संबंध वाले हैं वो प्रभावित करते हैं, और आसपास का देश का विश्व का वातावरण भी प्रभावित करता है, और उनसे प्रभावित होकर ही उसके भाव अभिप्रेरित होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं, और वो कुछ प्राप्त करते हुए निबंध में उसको स्पष्ट करते हैं, और वो निबंध हमारे सामने आता है। दूसरा जो तत्व है व्यक्तित्व के आधार पे या अनुभूति के आधार पे, वो है बुद्धि तत्व। भाव तत्व मान लिया कि महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना भावों के हमारे मन में या लेखक के मन में निबंध लिखने के भाव ही पैदा नहीं होंगे, प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। तो फिर प्रेरणा ही नहीं मिलेगी तो क्या तो वो लिखेगा, कैसा लिखेगा, क्यों लिखेगा, वो बात आगे की है। इसलिए एक तत्व और होता है बुद्धि तत्व। उस बुद्धि तत्व का प्रयोग निबंधकार करता है। मान लो प्रकृति आदि के संपर्क में आने से, संसर्ग में आने से उसके मन में विचार या राग या भाव पैदा होते हैं निबंधकार के। तो खाली भाव राग पैदा होने से ही निबंध थोड़ी तैयार हो जाता है। या वो अभिव्यक्त करने लायक थोड़ी हो जाता है। वो तब तक अभिव्यक्त करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि उनका बुद्धि द्वारा अनुशीलन नहीं हो जाए। बुद्धि के अनुशीलन से जो भाव मन में उत्पन्न हुए हैं वो व्यवस्थित होंगे। कौन सी बात पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, कौन सी रखनी उचित है, कौन सी नहीं है, वो सारा जो हमारे बुद्धि तत्व है वो तय करेगा। और जो भाव हमारे मन में आए हैं उनको व्यवस्थित करते हुए वह अभिव्यक्ति योग्य तैयार हो जाएगा, और निबंधकार अपने निबंध में उन भावों को रखने के योग्य बन जाएगा। या वो विचार जो उसके मन में आए हैं, जो राग उसके मन में उत्पन्न हुआ है, वो राग
अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका एक दूसरा अर्थ ये निकाल सकते हैं कि रागात्मक तत्व जो है वो बुद्धि तत्व द्वारा परिपुष्ट होते हैं, अर्थात रागात्मक तत्वों की परिपुष्टि बुद्धि तत्व द्वारा होती है। जो राग तत्व पहले से मन में है वो बुद्धि तत्व उसको परिपुष्ट करता है, उसको मजबूत करता है, उसको सुसंस्कृत करता है। तो इसमें भी एक प्रक्रिया चलती है और वो किस तरह से होती है कि निबंध लिखने से पहले जिन भावों की उत्पत्ति निबंधकार के मन में, रचनाकार के मन में होती है, उनका बुद्धि तत्व मनन करता है, उस पर चिंतन करता है। अब आप देखिए इसका प्रभाव क्या होगा। भाव तत्व आए, उन पर व्यक्ति का जो बुद्धि तत्व है वो विचार करेगा, मनन करेगा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व यहाँ हावी हो जाता है। उसमें व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। और यही कारण है कि जो निबंध होते हैं उनमें निबंधकार के व्यक्तित्व की प्रधानता हमको दिखाई देती है। और ये बात हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको बताता हूँ कि निबंधकार जो वर्ण्य विषय है, जो विषय उसने हमारे तक पहुँचाने के लिए चुना है, उसे अपने बुद्धि तत्व द्वारा चिंतन मनन करके वो उसको सुनियोजित रूप प्रदान करता है या उसको एक निश्चित रूप देता है, और उसके बाद ही वो हमारे सामने आ पाता है। और उसके बाद तर्क वितर्कों का सहारा लेकर उसे श्रृंखलाबद्ध करता है। तर्कों का सहारा लेगा, वितर्कों का सहारा लेगा और उसको श्रृंखलाबद्ध करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धि तत्व निबंध में जो हमारे मन में सबसे पहले भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को नियंत्रित करेगा, उन भावों को श्रृंखलाबद्ध करेगा और उन भावों को इस योग्य बनाएगा कि वो अभिव्यक्ति योग्य हो जाएं। अब व्यक्तित्व के आधार पे, अनुभूति के आधार पे जो तीसरा तत्व आता है, हम उस तत्व की चर्चा करते हैं। वो है सौंदर्य तत्व। यदि जीवन है और प्रकृति है तो निश्चित रूप से हमारे को कुछ चीज़ें पसंद हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। वो क्यों होती है? जैसे पहले हमें गुण तत्व का हमने देखा कि गुणों के आधार पे होता है। उसी बात को यदि हम और परिष्कृत रूप में देखें तो व्यक्तित्व या अनुभूति के आधार पर निबंध का तीसरा तत्व सौंदर्यानुभूति है कि कोई व्यक्ति, कोई रचनाकार किसी भी कर्म को, किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी विषय वस्तु को किस तरीके से देखता है। वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, उदासीन रहता है, उसकी तरफ जाता है। ये उसके मन के भीतर जो सौंदर्य की जो अनुभूति होती है उस पर निर्भर करता है। इसलिए ये भी एक निबंध का आवश्यक तत्व माना गया है। किसके आधार पे? व्यक्तित्व के आधार पे, अनुभूति के आधार पे। इसमें निबंधकार सबसे पहले सौंदर्य की अनुभूति करता है, अर्थात ये चीज़ सुंदर है या नहीं है। सुंदर है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, नहीं है तो वो आकर्षित नहीं होगा। फिर क्या करेगा? वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और उसके साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेगा, और उसका प्रयोग करते हुए वह उस विषय वस्तु के वर्णन में इतनी रोचकता उत्पन्न कर देगा, इतना सौंदर्य उत्पन्न कर देगा कि वह सभी को ग्राह्य होने लग जाता है, सभी को पसंद आने लग जाता है।
अर्थात मैं आपको कोई चीज़ बताना चाहता हूँ तो वो चीज़ मेरे को तो पसंद है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको वो चीज़ पसंद कब आएगी? जब मैं उसको इस तरह से प्रस्तुत करूँ कि वह आपको भी अच्छी लगे और वह रोचक तरीके से मैं प्रस्तुत करूं और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हो, तभी आप उसको ग्रहण करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको सुनोगे, उसको जानोगे। तो उस सामान्य जो विषय होता है, कई बार बिल्कुल सामान्य सा विषय होता है, उसको भी निबंधकार या रचनाकार अपनी उस सौंदर्यानुभूति के कारण, अपनी उस अभिव्यक्ति की क्षमता के कारण इतना सुंदर बना देता है कि वह सभी के लिए ग्राह्य हो जाती है या सर्वग्राह्य हो जाती है, सबके ग्रहण करने योग्य हो जाती है। देखिए, सामान्य सा विषय लिया, उसके बावजूद हम उसको पढ़ने के लिए आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि उसने खुद भी उसमें सौंदर्य अनुभूत किया और फिर उसमें इतना सौंदर्य अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अपने बुद्धि तत्व के द्वारा भर दिया कि वो हमको भी आकर्षित कर रही है। इसलिए सौंदर्य तत्व मायने रखता है। अब आते हैं कि सौंदर्य तत्व भी क्या कई प्रकार का होता है या एक ही तरह का होता है? विद्वानों का मानना है कि सौंदर्य तत्व भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक सौंदर्य और दूसरा होता है बाहरी सौंदर्य। निश्चित रूप से एक तो जो सुंदरता है वो भीतर से आती है, एक जो सुंदरता है वो बाहर से। अब इन दोनों में क्या अंतर है? आंतरिक जो सौंदर्य है वो आनंद से जुड़ा हुआ है, मन के भीतर से जुड़ा हुआ है। उसमें जो भी बात आएगी वो भीतर से आएगी, मन से निकल के आएगी। और जो बाहरी सौंदर्य है वो अभिव्यक्ति से संबंधित है या कला पक्ष से संबंधित है। जो हम अभिव्यक्ति उस व्यक्ति की कैसी है वो देखें या इसका कला पक्ष कैसा है, तो वो सौंदर्य का बाहरी पक्ष है। और इसके भाव कैसे हैं वो भीतरी तत्व है। इसके बाद जो अंत में बात आती है कि निबंध का हम कह सकते हैं कि परम गुण, एक आवश्यक गुण आकर्षण है। अतः निबंधकार को या निबंध में जो वो प्रयुक्त करता है भाव सौंदर्य, वो इस प्रकार का रखना चाहिए कि वह पाठक को स्वतः ही आकर्षित कर ले। तो इस तरह से हमने ये तीन तत्व जो कि व्यक्तित्व के आधार पे या अनुभूति के आधार पे थे, उनका अध्ययन किया है। तो हम जानते हैं कि तीनों तत्व निबंध के लिए आवश्यक होते हैं। अब हमने दो तरह के निबंध, दो आधारों पर निबंध के तत्वों का अध्ययन कर लिया। यदि अवसर मिला तो तीसरे आधार पर ही करेंगे, अन्यथा उसके बाद का जो और जो निबंध है, हमारे निबंध जो है उसको, या पाठ्य पुस्तक में हमारे जो निबंध आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखा है कि भाव तत्व के आधार पे हमने निबंध के जो आधार लिए हैं, व्यक्तित्व के आधार पे निबंध के तीन तत्व हैं, भाव, बुद्धि और सौंदर्य। और उससे पहले हमने जो लिया निबंध के तत्व वो अंगों के आधार पे लिया, वो था प्रस्तावना, उपपत्ति और तीसरा उपसंहार। आप ये एक बार फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको आगे कभी भी निबंध के बारे में कोई समस्या नहीं आएगी। इसी के साथ अपने विचार में यहाँ उनको विराम देता हूँ। जय भारत।